दुनिया में सबसे अधिक तेल किस देश में पाया जाता है? कौन सा देश है जिसकी जमीन के नीचे सबसे ज्यादा तेल के भंडार मौजूद हैं? दुनिया भर में इस समय तरह तरह के रिश्ते चल रहे हैं। एक तरफ जहां रूस और यूक्रेन चल रहा है, चाइना ताइवान और इंडिया पाकिस्तान चल रहा है, उसी बीच आज हम आपको एक और देश की कहानी सुनाते हैं। शायद हो सकता है बहुत सारे लोगों ने आज पहली बार इस कहानी को सुन रहे हों, लेकिन यकीन मानिए कि स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग होगी। और इस देश का नाम है वेनेजुएला। तस्वीर देखकर आपको ऐसा लग रहा है कि किसी ने पेंट करके बनाया है। पेंट जैसी ये तस्वीर पेंटिंग नहीं है, बल्कि भारत की तरफ से एक प्रतिनिधिमंडल की जो वेनेजुएला के साथ मीटिंग पर है। एएनआई के हवाले से एक खबर आई थी कि इंडिया वेनेजुएला चौथे दौर की मीटिंग में बातचीत कर रहे हैं, जो सकारात्मक रही। अभी तेल हमारी ज़रूरत है और झटका और इसका वेनेजुएला कनेक्शन क्या है, इसकी बातें आपको बताते हैं। पहले खबर को समझ लेते हैं। चौथे राउंड की बातचीत में अब अचानक सवाल बनता है कि दुनिया के बहुत सारे देशों के बीच में अधिकारियों की बातचीत होती रहती है। तब इस कहानी में ऐसा खास क्या है जो हम आपको सुना रहे हैं? आप केवल इंतज़ार कीजिए, जैसे ही कहानी खत्म होगी, उस समय आपको लगेगा कि कहानी एक अजीबो-गरीब कहानी है। इस कहानी के अंदर आपको बहुत मज़ा आएगा। आपको बता दें कि ये अमेरिका की फ़जीहत कराने वाली कहानी है। चलिए शुरू करते हैं। 1990 के दशक की बात है, जब दुनिया के अमीर देशों में शामिल हुआ करता था ये वेनेजुएला। अमेरिका की फजीहत का ये विश्लेषण होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। 1990 के दशक की बात है। दुनिया के रईस देशों में शामिल हुआ करता था वेनेजुएला। आज हालात ये हैं कि यहाँ सरकार हर 5-10 साल के अंदर लोगों से कहती है कि आपके नोटों के पीछे लिखी हुई जीरो आज के बाद नल एंड वॉइड हो जाएगी। रुको, जरा प्रधानमंत्री मोदी जी को आपका अनोखा भाषण याद है? जिस दिन उन्होंने आकर आपको कहा था, मेरे प्यारे भारतवासियों, आज इतनी तारीख, इतने बजे, इतने मिनट पर देश के अंदर से 500 और 1000 के नोट चलने बंद हो जाएंगे। याद आ रहा है ना? यहाँ पर इस तरह के 5-10 साल के अंदर ऐसा फैसला होता रहता है और यहाँ नोट नहीं चलने की बात नहीं की जाती। यहाँ अनाउंसमेंट थोड़ा हटकर होता है। इनका अनाउंसमेंट ऐसा होता है, कैसा? मेरे प्यारे देशवासियों, आपके नोट पर अगर लिखा हुआ है 20,000, तो 20,000 की आखिरी 3 डिजिट हटाकर आज से उसे 20 रुपए कंसीडर किया जाएगा। यानी कि 3 ज़ीरो को पीछे से हटा दीजिए। अगर आपके नोट पर लिखा हुआ है 5 लाख रुपए, तो आप उसके पीछे 4 ज़ीरो हटा दीजिए। यहाँ पर इस तरह के निर्णय होते हैं। आपको यकीन नहीं होगा, इनकी नोटों पर ऐसे ही लाखों और हज़ारों के नंबर लिखे होते हैं कि ये इनकी इतने हज़ार का है, ये इतने लाख रुपए का नोट है। आखिर ऐसी क्या स्थितियाँ हुई? ऐसा एक देश जो विख्यात था अपनी अमीरी के लिए, वो देखते ही देखते क्यों बर्बाद हो गया? जब हम इस देश का विश्लेषण करें तो कृपया वर्तमान समय में इसकी प्रासंगिकता को आप अपने देश से रिलेट कीजिए कि अपने देश में वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट भी ऐसी हरकतें न करने के लिए राज्य सरकारों को बार-बार चेतावनी दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि ऐसा मत करो, नहीं तो हमारे हालात भी श्रीलंका जैसे हो जाएंगे, वेनेजुएला जैसे हो जाएंगे। जरा बताइए, कौन सी चीज़ की बात कर रहा है सुप्रीम कोर्ट? इस देश की बर्बादी की कहानी वहीं से शुरू होती है। कहानी है वेनेजुएला की बर्बादी की। एक ऐसा देश जो स्थित है दक्षिण अमेरिका के उत्तर में, यानी कि दक्षिण अमेरिका के ऊपर की तरफ एक ऐसा देश जिसके अंदर जो झील है जिसका नाम है मरकाइवो, और इस झील के अंदर पाया जाता है दुनिया का सबसे अधिक ज्ञात तेल का भंडार। लेकिन तेल को निकालने के लिए पैसा नहीं है। तेल को निकालने के लिए उनकी अपनी रिफाइनरी में इतनी पावर नहीं है कि तेल को निकाल सकें और उसे साफ कर दें और बेच भी दें। तो फिर ये देश इतना रईस कैसे हुआ करता था? रईस होने के पीछे बड़ा कारण था कि ये जो भी तेल निकालते हैं, तेल निकालने वाली कंपनी को बुलाते थे, वो निकला हुआ तेल कंपनी को बेचते थे। अपने उत्तर में बैठे हुए दुनिया के अंकल कहे जाने वाले अंकल सेम यानी अमेरिका को बेचते थे। यानी अमेरिका को जाकर ये लोग अपना तेल बेचते थे। अपने कुल उत्पादन क्षमता का लगभग 40% तेल अमेरिका को बेचा करते थे। एक दिन अमेरिका को उनकी फ्रीडम पसंद नहीं आई। बस उसी आधार पर उस दिन कह दिया, ट्रंप के नेतृत्व वाली सरकार थी, कह दिया कि जाइए आज से हम आपका तेल नहीं खरीदेंगे।
तेल खरीदेंगे नहीं और किसी और को भी नहीं खरीदने देंगे। हालात ऐसे बिगड़ गए कि देश में यदि कोई सब्जी खरीदने भी जाता, वेनेजुएला की बात कर रहे हैं, तो वहाँ नोट भरकर, बोरों में भरकर नोट ले जाने पड़ते सब्जी खरीदने। शुरू करते हैं इसकी हिस्ट्री से। उस देश के प्रति आपके मन में भाव पैदा करने के लिए ये कहानी शुरू करते हैं शुरू से। आज हम पहुंचते हैं देश के इतिहास में। जैसा कि सबको मालूम है कि इस दुनिया में सबसे गरीब और भुखमरे लोग जो हुआ करते हैं वो यूरोपीय थे, और आज भी वही हैं। लेकिन दुनिया भर से पैसा लूट कर बैठे हुए हैं, इसलिए आज अपने आप को अमीर कहते हैं। इनकी भूख का उदाहरण आप इस बात से समझ सकते हैं, आज भी देख सकते हैं, क्योंकि ये एनर्जी क्राइसिस में चलते हैं। इसलिए पूरी दुनिया के अंदर कुछ ना कुछ भीषण करने की तलाश में आज भी रहते हैं। एनर्जी क्राइसिस, ये अपनी सर्दी भी नहीं झेल पाते, और ऐसे ही अपने भोजन की तलाश में, प्राकृतिक संसाधनों की तलाश में यहाँ से निकल कर इधर उधर जाया करते हैं। स्पेन नामक जो देश है, जो यूरोप के पश्चिमी किनारे पर पुर्तगाल के पास मौजूद है, यहाँ से निकलकर कुछ लोग वेनेजुएला गए। यही कारण है कि यहाँ पर लैटिन भाषा का प्रचार प्रसार हुआ और ये लैटिन अमेरिका देश कहलाने शुरू हुए। खैर, यहाँ लोग पहुँचते हैं और यहाँ पर राज करने लगते हैं। 1522 के अंदर स्पेन के लोगों के आने के बाद जो वेनेजुएला के जो लोग थे, जो यहाँ रह रहे थे, उनको, जो कबीले थे, उनको इनके आने से कुछ दिक्कत होने लगी, इरिटेशन होने लगी। स्पेन के लुटेरे यहाँ पहुँचे और यूरोपीय भुखमरे भी यहाँ पहुँच गई थी। उन्होंने यहाँ से प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करना शुरू कर दिया। यहाँ से बड़ी मात्रा में प्राकृतिक संसाधनों को निकाल कर ले जाना शुरू कर दिया। प्राकृतिक संपदा को ले जाते हुए जब लोगों ने उन्हें देखा तो उनके खिलाफ विद्रोह कर दिया, और विद्रोह का परिणाम आज़ादी के संघर्ष के रूप में सामने आया। इतिहास इसलिए बता रहे हैं कि कहीं आपको ये न लगे कि केवल हमारे ही भारत में ऐसा हुआ है। दुनिया में ये भूखमंगे लोग बहुत जगह गए हैं, काफ़ी जगह गए हैं। देखिए, कई बार हमारे अंदर ये फीलिंग आ जाती है कि हमारे देश के ऊपर ही आक्रमण क्यों हुए। अरे भाई, हम लोग अमीर थे। अमीर आदमी जो पैदाइशी अमीर है, जिसे केवल और केवल नवाबी आती है, लुटेरे, भुखमंगे, चोर, डकैत किसी पैसे वाले के घर में ही तो आएंगे। ये जितने भी लोग थे, चाहे वो अफगानिस्तान से थे, अफगानी थे, मंगोल थे या फिर मुगल, असल में ये लोग थे जिनके यहाँ अनाज पैदा ही नहीं होता। देख लो, अमेरिका के जाने के बाद अफगानिस्तान में भूख के क्या हालात हैं। अब इन लोगों को देख लीजिए, जो लुटेरे हैं, इनके पास खाद्यान्न खत्म होता है तो दुनिया से लड़ने पहुंच जाते हैं। स्टोरी ये है कि 1821 में सिमरोन बोलीवर के नेतृत्व में वेनेजुएला, कोलंबिया, पनामा और इक्वाडोर ने मिलकर खुद को स्पेन से आज़ाद कर रिपब्लिक ऑफ ग्रैंड कोलंबिया की स्थापना की, और 1930 के अंदर वेनेजुएला एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में बाहर आया। हालांकि 1930 के बाद अधिकतर समय यहाँ पर सैन्य शासन रहा, लेकिन सैन्य अधिकारी उस समय के ऐसे थे, बड़े भले हुआ करते थे, और उसके बावजूद भी यहाँ 1959 में लोकतंत्र की स्थापना हुई। बड़े लोग कहते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। इसका अर्थ यह है कि यदि किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में कुछ कड़वे अनुभव लिए हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए वो बड़ा ही केयरफुल जीवन जीते हुए आगे बढ़ता है। आपने सुना होगा, लेकिन समझदार तो उससे आगे वाली श्रेणी के होते हैं। वो क्या होते हैं? यदि कोई दूसरा व्यक्ति दूध पीने से जल गया है, तो खुद उसे लर्निंग लेते हुए क्या सोचते हैं, अच्छा, गर्म दूध डायरेक्ट पीने से जलते हैं तो इसे ठंडा करके भी तो पिया जा सकता है। आपको लर्निंग के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप खुद पर ही सारे प्रयोग करें। इसलिए आज के विश्लेषण में को ध्यान से सुने, क्योंकि विश्व इतिहास जानना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वर्तमान की परिप्रेक्ष्य में ऐसा यदि हमारे सराउंडिंग में ऐसा कहीं हो रहा है और आपको दिखाई दे रहा है, तो आप सतर्क हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ की कहानी शुरू होती है सॉवेज नाम के एक व्यक्ति के शासनकाल में, जो कि इनका गोल्डन पीरियड हुआ करता था वेनेजुएला का। वेनेजुएला का स्वर्णिम युग था। यहाँ सॉवेज के रूप में जो 1999 के अंदर सत्ता में बैठते हैं और 2013 तक सत्ता में बने रहते हैं। इनके 14 साल के कार्यकाल को बताते हुए हमें काफ़ी अनुभव देखने को मिलेंगे, जिन्हें हम अपने देश के साथ रिलेट कर सकते हैं। इस देश ने सबसे ज़्यादा पैसा किससे कमाया? मैक्सिमम बिजनेस इनके पास तेल बेचने का था, यानी तेल बेचो और पैसा कमाओ। बड़ी अमीरी आ गई, खूब पैसा आ गया। फिर क्या था, सॉवेज सत्ता में थे और दुनिया को फील गुड कराना शुरू कर दिया। अगली बार फिर से चुनाव जीत कर हम आएंगे तो शुरू कर दिया ऐलान, बिजली फ्री दी जाएगी, पानी फ्री दिया जाएगा,
पेट्रोल के दाम आपके लिए घटा दिए जाएंगे, आपको फर्टिलाइजर भी फ्री में दिया जाएगा। कुछ याद आ रहा है आपको? अपने देश के संदर्भ में भी, हमारे देश में भी बहुत सारे राजनीतिक दल आजकल फ्री बीज बांटने की घोषणा कर रहे हैं, मुफ्त चुनावी घोषणा कर रहे हैं। जिनके अकाउंट्स खाली पड़े हैं, जिनके ऊपर कर्ज की सीमा बढ़ती जा रही है, लेकिन फिर भी जनता के सामने फिर से लौट कर आना है। कहा जा रहा है आपके कर्ज माफ कर दिए जाएंगे, आपके लिए बिजली मुफ्त की जाएगी, आपके लिए पानी भी मुफ्त किया जाएगा। बहुत बढ़िया। क्योंकि फ्री में तुम्हें मिला हुआ हर सामान उस व्यक्ति को लगता है कि वो तो उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। लेकिन वो व्यक्ति पूर्ण रूप से ये देखना भूल जाता है, अरे जो ये खजाना तुम लुटा रहे हो, इस खजाने में धन आया कहाँ से था? क्या तुम्हारे पास खजाने का कोई सोर्स था? यही गलती वेनेजुएला ने भी की, यही गलती श्रीलंका ने भी की थी। और आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी बार बार भारत में चेतावनी दी है। इसलिए दी थी, वो कह रहे हैं, अरे देश वालों सतर्क हो जाओ, इन चुनावी घोषणाओं से बचो, जो मुफ्त की चल रही है, जो मुफ्त की रेवड़ियां के चक्कर में अपने देश को बर्बाद मत करो। खैर, यहाँ पर हम सावेज 2013 तक सत्ता में रहे और उन्होंने देश को भले ही लोकतंत्र की स्थापना की, लेकिन आर्थिक उन्नति जो तेल बेचने से हुई थी उसको उन्होंने लोक लुभावने वादों में लुटा दिया। और इस चक्कर में उन्होंने अपनी लोकप्रियता में कभी कमी नहीं आने दी। उस समय लोगों को लगता था कि हमारा असली हीरो तो यही है, हमारे चाहने वाला यही है। ऐसी स्थिति आने लगी कि उनके द्वारा किए गए कार्य उनके बैंक अकाउंट्स पर अब भारी पड़ने लगे। 2013 तक सत्ता में बैठे रहे। 2013 तक जब सब कुछ सही दिख रहा था, तब इनके जाने का समय आया। तब आप देख सकते हैं कि तेल के भाव बढ़ते बढ़ते कितने हो गए, क्योंकि लोगों को मुफ्त की घोषणा करने के लिए टैक्सेशन लादना जरूरी हो गया था। शुरुआत में देखें, जब ये 1999 में आए थे, उस समय $11 पेट्रोल का एक बैरल मिला करता था। इन्होंने 13 साल के अंदर पेट्रोल को बढ़ाकर 10 गुना कर दिया। आज भी ऐसी सरकारों को जरा नोटिस करें ध्यान से, हमारे देश में भी जो लोगों को मुफ्त की घोषणाएं कर रहे हैं, वो पेट्रोल और डीजल पर किस तरह का टैक्स थोप रहे हैं। आपकी बातें सारी समझ में आ जाएंगी, क्योंकि पेट्रोल और डीजल से सबके ऊपर टैक्स वसूला जा सकता है और उस बचे हुए पैसे को दुनिया में लुटाया जा सकता है। यही तरीका इन्होंने भी आजमाया। लेकिन जरा विचार करो, दिमाग लगाओ कि अगर पेट्रोल और डीजल आप इतना महंगा कर देंगे और अचानक लोगों को ये पता चल जाए कि पेट्रोल और डीजल का ये भाव तो है ही नहीं, तो वही लोग जो आपकी वाहवाही कर रहे हैं, वही आपको खींचकर पीछे ले आएंगे। कहेंगे कि दुनिया में इतना सस्ता तेल मिल रहा है, आप इतना महंगा तेल क्यों बेच रहे हो भाई? क्योंकि मुफ्त की योजनाएं लेकर जो लोग आपको वोट देते हैं, वो जीवन भर आपके समर्थक रहेंगे, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। आप लोकतंत्र में आप हैं तो आपको हर प्रश्न का जवाब पूछा जाएगा आपसे। और ऐसी स्थिति में तेल की कीमतें जैसे जैसे वेनेजुएला के अंदर उत्पादन बढ़ने से नीचे गिरनी शुरू हुई, ये अपनी कीमतों को बढ़ा नहीं पाए, क्योंकि लोगों को अब समझ में आ गया था कि ये तो पैदा तो बहुत कम में कर रहे हैं और हमें बहुत महंगे दामों पर तेल बेच रहे हैं। ऐसी स्थिति में जनता बगावती हो गई कि हम इतना पैसा नहीं देंगे। सरकार के खजाने में पैसा नीचे आना शुरू हो गया। जिनको पसंद किया जा रहा था सावेज, उनके शासन का अंत हो गया। सावेज सत्ता से निकल जाते हैं। सावेज का मानना था कि जितना भी पैसा उन्हें मिलेगा वे लोगों में खर्च कर देंगे। वो राष्ट्रपति बने और अमीरों से पैसा लेकर गरीबों में बांट दिया। ये सब काम कर दिया क्योंकि पूरा देश 95% अपनी इकोनॉमी को उठाकर तेल बेचकर ही चला रहा था। ऐसी स्थिति में उसके पास कोई डाइवर्सिटी तो थी नहीं। उन्होंने लोगों को खुश करने के लिए निजी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर दिया, कल्याणकारी योजनाएं, मूल्य नियंत्रण जैसे समाजवादी नीतियों को लागू किया, ताकि वो सत्ता में बने रह सकें किसी भी तरह से, लेकिन लोगों की अर्थव्यवस्था में भलाई नहीं कर सके। ऐसी स्थिति में शावेज के शासन का पतन हो गया और प्राइवेट सेक्टर के खिलाफ तो उन्होंने पहले से ही हल्ला बोल रखा था। बड़ा आसान होता है देश के अंदर खड़े होकर ये कह देना कि हम नैनो की फैक्ट्री बंगाल में नहीं लगने देंगे, हमें देश के अंदर किसी एक कॉर्नर के अंदर इंडस्ट्री इसलिए नहीं लगने देंगे क्योंकि यहाँ लोगों के हितों पर मार पड़ रही है। गरीब की आवाज़ बनने का जो लोग नाटक करते हैं ना, इसमें कहीं ना कहीं आप उनको बेवकूफ़ी बनाते हैं। इसलिए तुम हमारे पक्ष में हो क्योंकि तुम हमारे वोट बैंक हो, समझते हैं। आप वोट बैंक के चक्कर में
उसके जीवन को अंधकार में ही रखते हैं। गरीबों को गरीब ही इसलिए रखते हैं कि वो हम अमीर हो गया या समझदार हो गया या पढ़ लिख गया तो आपकी नीतियों को समझने लगेगा कि अल्टीमेटली आप लोग चाहते क्या हैं। ऐसी स्थिति में यदि वाकई आप लोगों का भला चाहते हैं तो एजुकेशन दिलाओ, उन्हें रोजगार दिलाओ। यदि आप वाकई में किसी की तरक्की चाहते हैं तो उन्हें आजीवन टेक्निकल एजुकेशन फ्री दिलाओ। भले ही आप पूरा टैक्स लगाओ, लेकिन सारी प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट हॉस्पिटल बंद कर दो। अगर आप वास्तव में एक अच्छे देश की स्थापना करना चाहते हैं तो देश में डिमांड ऐसी होनी चाहिए कि हमारे को आप जितना टैक्स लगाना है जी भर के लगाओ, लेकिन कंडीशन एक ही है, न कलेक्टर का बेटा, न चपरासी का बेटा, न किसान का बेटा, कोई भी प्राइवेट स्कूल में नहीं जाएगा, सब सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। इस देश का रहने वाला अंबानी अडानी भी सरकारी अस्पताल में ही इलाज कराएगा। अगर हिम्मत है तो ऐसा करके देश को दिखाओ। ये मत करो कि आपका पैसा गरीबों में लुटा रहे हैं। यही वजह है कि आप गरीब को गरीबी रहने देना चाहते हैं, उसे समझाना नहीं चाहते कि असली कृपा कहाँ से आ रही है। कई बार हमें ऑप्शंस मालूम नहीं होते, विकल्प मालूम नहीं होते कि इसका अल्टरनेट क्या है। अब आप कहेंगे कि क्या गरीबों को फ्री में गैस चूल्हा नहीं मिलना चाहिए? अरे मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। हम आपसे दूसरी बात कह रहे हैं। हम आपसे कह रहे हैं गरीबों को गैस चूल्हा देने के नौबत क्यों ला रहे हैं? आप उसको गारंटी दो कि हम उसे जो 1,000 रुपये महीना दे रहे हैं, हर महीने उसे 1,000 रुपये महीना मिलेगा, लेकिन इसको वो पढ़ाई में लगाओ। 3 चीज़ हैं, खाद्य सुरक्षा, चिकित्सा और एजुकेशन। इसको पूरी तरह से प्राइवेटाइजेशन बंद कर दो इसमें। फिर तो कोचिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपने तो खुद ही पैरेलल इकोनॉमी को डेवलप कर दिया है। एक हाथ से लो, एक हाथ से दो, और इसी बीच में सरकार भी चल रही है। यही लोक कल्याणकारी और लोक लुभावनी बातें चलने से सरकार चली गई। सरकार गिरते ही उन्होंने अपनी जगह दूसरे बंदे को बैठाना चाहा कि हो सकता है कि मेरे प्रति लोगों का प्यार खत्म हो गया, कम हो गया, तो मेरे स्थान पर एक मादुरो था, उसको वोट दें। उन्होंने 2013 में एक व्यक्ति को शासन पर बैठाया जिसका नाम था मादुरो। क्योंकि आपने पूरी तरह से देश को बर्बाद कर दिया था, मादुरो भी सरकार को संभाल नहीं पाए, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई थी, सरकार लपटें खा रही थी, लोगों के हालात इतने खराब हो गए थे, कीमतें इतनी गिर गई थी, तेल सस्ता हो गया था, लोगों की इनकम घट गई थी, गरीबी बढ़ गई थी। और मादुरो वहाँ करेंसी, इस दौरान उसने करेंसी गिरा दी। करेंसी इसलिए गिरा दी कि सोचा कि डॉलर के मुकाबले इसकी कीमत घट जाएगी तो संभव है कि हमारे देश में एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, लेकिन तेल का तो क्या ही हो सकता था। ऐसी स्थिति में महंगाई बढ़ने लगी, जनता की जेब तो पहले से खाली थी, अब उसके पेट पे भी लात पड़ने लगी। राजनीतिक आधार और आर्थिक आधार पर बंटाधार हो गया। ये आंकड़े डराते हैं। आज अगर हमारे देश में 6% से ऊपर जैसे ही महंगाई बढ़ने लगती है तो आरबीआई एक स्पेशल बैठक बुलाती है और कहती है कि भाई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो 6% से ऊपर जा रहा है, ये क्रॉस कर रहा है, आपको हालात काबू करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आपको पता है, जब पाकिस्तान के अंदर महंगाई बढ़ने लगी तो महंगाई का कारण जो आम जनता होती है ना, वो एक चीज़ मानती है कि सरकार नाकाम है, इसलिए सरकार को हटाओ। हम विदेशी फैक्टर को इग्नोर करते हैं। श्रीलंका का उदाहरण भी आपके सामने है, सरकार नाकाम है। ब्रिटेन का उदाहरण देख लीजिए, सरकार नाकाम है, सरकार विरोधी नारे लगाए जाते हैं। ऐसी स्थिति में विपक्ष को मौका मिल जाता है। विपक्ष कहता है कि हम आएंगे तो सब सुधर जाएगा। हमारे ऋषि सुनक हैं जो ब्रिटेन में आ चुके हैं, तो क्या कुछ सुधार हो गया? क्या महंगाई कम हो गई? अभी चल रही है, सारी चीज़ें सुधरने में टाइम लगता है, एक दिन में कुछ नहीं होता। कोई जादू की जप्पी नहीं है कि घुमाओ और सब ठीक हो जाएगा। इस देश में भी वही हुआ। महंगाई बढ़ रही थी, विपक्ष सख्त हो रहा था, और अमेरिका को ये बहुत बुरा लग रहा था कि मादुरो, तुमने हमारी कंपनी को वेनेजुएला से निकाला था, तो अब हम तुम्हारी सरकार भी नहीं रहने देंगे। पूंजीवादियों की सबसे बड़ी कमी यही होती है कि वो उपनिवेशवाद फैलाते हैं। इससे क्या होता है कि ये लोग पैसे के दम पर आपको गुलाम बना लेते हैं और आपका सत्ता परिवर्तन कर लेते हैं। आते तो व्यापार करने हैं, लेकिन सरकारों को भी लपेट लेते हैं। जैसे हमारे देश में विपक्ष राहुल गांधी के द्वारा बार बार यही कहा जा रहा है कि सत्ताधारी पार्टी अंबानी अडानी द्वारा स्पॉन्सर्ड है, यानी ये कंपनी अपने हिसाब से सरकार से फैसले करवाती है। ये सारी बातें होती हैं मार्केट के अंदर।
सरकारों के अंदर। और यही अमेरिका के लोगों ने सीखा, यही अमेरिका के लोगों से हमने सीखा। अमेरिका ने वेनेजुएला में वही किया। उन्होंने वहाँ के गाइडों को बुलाया और कहा कि तुमको हम तुम सरकार चलाओ, हम तुम्हें राष्ट्रपति मान लेंगे। इस बीच सावेज बोले, भाई मैं तो हटा ही नहीं हूँ अभी, गाइडो कैसे आ जाएगा। अमेरिका ने कहा, तुम्हारे खिलाफ तो जनता तुम्हारे खिलाफ है, क्योंकि तुम महंगाई पे नियंत्रण नहीं कर पा रहे हो, इसलिए हम गाइडो को राष्ट्रपति मानते हैं। ये समय था लगभग 2019 का, जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे। उन्होंने एक लेटर निकाला और दुनिया को भी एक बता दिया कि आज से हम वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गाइडो को मानते हैं। मादुरो का गुस्सा हो गया और बोले, बहुत हो गया, यहाँ का राष्ट्रपति मैं हूँ, और आप भी अगर अपनी खैरियत चाहते हैं तो 72 घंटे के अंदर यहाँ छोड़ के चले जाओ, वेनेजुएला छोड़ के। और एम्बेसी के अंदर या बाहर जो भी अमेरिकी हैं या वेस्टर्न कंट्री के जो लोग भी हैं या पूंजीपति जो भी हैं, वो देश छोड़ के चले जाएं। हम नहीं तो बहुत बुरा कर सकते हैं। इस घटना के बाद वेनेजुएला में भगदड़ मच गई। अमेरिका पूरी तरह से निराश होकर बैठ जाता है। इस बीच कोरोना आ गया और ये देश और ज़्यादा बर्बाद हो जाता है। न तो गाइडो सत्ता में वापस आ पाए और न मादुरो ही कुछ कर पाते हैं। अमेरिका यहाँ अपने सामान समेट कर भाग गया और पिस गई यहाँ की जनता, क्योंकि ना तो तेल निकल रहा है और ना कुछ और हो रहा है। ट्रंप इतने गुस्से में आ गए कि 2019 तक जो तेल खरीद रहा था देश अमेरिका, इसने आदेश निकाल दिया कि अब हम तुम्हारा तेल नहीं खरीदेंगे, यानी वेनेजुएला से तेल नहीं खरीदेंगे। इस देश के हालात फिर बद से बदतर हो गए। आज हम 2022 में खड़े हैं। मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। अब बाइडन अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए हैं। इधर मादुरो और गाइडो की लड़ाई में मादुरो फिर से सत्ता में है और गाइडो अभी भी इंतजार में है, वेटिंग प्रेसिडेंट के रूप में बैठे हैं। और इंडिया के सामने दिक्कत यह है कि तेल की कमी है, तेल महंगा हो रहा है। और 5 दिसंबर से पूरी दुनिया को कहा जा रहा है कि आने वाले 5 दिसंबर से G7 का प्राइस कैप रशिया के ऊपर लग जाएगा। ऐसी स्थिति में इंडिया को रशिया का विकल्प तलाश करना होगा। और इंडिया पहुंच गया वेनेजुएला के पास, बोला, सुनो भाई, तुम्हारा तेल हमें मिल सकता है क्या। मालूम है वेनेजुएला ने क्या बोला। वेनेजुएला ने कहा, अरे जनाब, आप वही है ना जिनको हमने 2019 में कहा था कि सस्ते में हमसे तेल ले लो, लेकिन आप आए नहीं। चलो भारत भी बोला, चलो पुरानी बातें छोड़ो यार, अब तो मामला बदल रहा है, देश बदल रहा है, अब तो भारत भी अमेरिका की आंखों में आंखें मिला के बात कर रहा है। वेनेजुएला ने देखा, बोला, आई लाइक इट, आपके साथ तेल का व्यापार पर बात की जा सकती है। तभी तो चौथे राउंड की बातचीत चल रही है। फिर अमेरिका से पूछा गया, अरे अमेरिका वालों, अब तो थोड़ी अपनी इज्जत बचा लो। सऊदी अरब ओपेक प्लस के अंदर तो तुम्हारी बात मान नहीं रहा है, अब तो अपनी इज्जत बचा लो। अमेरिका ने पूछा कि तरीका क्या होगा। जब ओपेक प्लस तुम्हारी बात नहीं सुन रहा है तो वेनेजुएला को ही तेल निकालने दो, कम से कम वही दुनिया को सबसे सस्ता तेल उपलब्ध करा देगा। बांस भी नहीं टूटेगा, सांप भी मर जाएगा। क्योंकि अगर तुम्हारी बात से दुनिया का सबसे ज़्यादा तेल पैदा करने वाला देश फिर से खड़ा हो गया तो तुम्हारी बात में दम रह जाएगा। तो क्या था, अमेरिका चला हंस की चाल और उसी के पीछे हम चल पड़े भारत वाले बातचीत की टेबल पर। तो तेल के विकल्प के रूप में भारत की इस नीति के साथ आपने वेनेजुएला की बर्बादी की कहानी से क्या कुछ सीखा। अगर कुछ सीखा है तो हमें ज़रूर कमेंट्स कीजिए। नमस्कार, मैं हूं गिरीश गरोला और आप देख रहे थे मेरू रहबार।